ओके। आ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है हमारी लैंग्वेज हमारे सामने जो है एक बैरियर बन जाती है जब बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है और उसे सोशल साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, और सेम लैंग्वेज उसकी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जा रही है। मैम आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। एक मिनट। अब क्लियर है? आवाज क्लियर है अभी? यस मैम। ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे कि लैंग्वेज बैरियर के लैंग्वेज किस तरह से जो है वो बैरियर बन जाती है अगर उसे इंग्लिश नहीं आती है, और सारे सब्जेक्ट्स में उसको इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट उसे इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ने हैं। तो साइंस, सोशल साइंस आपका जो है कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो किस तरह से उसकी उसे वो सब्जेक्ट पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने बोला है कि लैंग्वेज करी जो आपका लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम यानी एलएसी अप्रोच जो है वो आपको पता होना चाहिए, उसको आपने फॉलो करना होता है अपने जो भी आपका करिकुलम है उसमें एलएसी जरूर फॉलो होनी चाहिए। तो यही आपकी जो किताब है पूरी की पूरी, ये आपकी उसके ऊपर बेस्ड है। तो क्या हुआ है लैंग्वेज अक्रॉस, आपको स्क्रीन क्लियर है आज? यस और नो? यस मैम। स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, तो स्क्रीन के थ्रू चलते हैं और ये जो पीडीएफ होगा ये मैं आपको अभी शेयर कर देती हूँ। आज ब्लर तो नहीं आ रही पहले की तरह स्क्रीन? यस और नो? ठीक है। मंगवा दो लास्ट आपको नो मैं मैम आपसे ठीक है। बात कर ली आपको ट्यूसडे है वेडनेसडे आएगा। आज मैं कमिटमेंट कर दूंगा आप सीधा लड़ने आ जाओगे मुझे पता है। नहीं मैं क्यों करूंगी मैं आपको यही कह रही हूँ। मैंने आपको रिक्वेस्ट करी मैंने आपको ये भी तो किया था कि मार्च के बाद आफ्टर होली के बाद आप मैंने आपको आंसर। ओके, चलिए। तो आपका एलएसी अप्रोच क्या होता है? एलएसी अप्रोच इज द बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लैंग्वेज लर्निंग शुड अकर इन एवरी सब्जेक्ट इन साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री। कि आपकी जो लैंग्वेज लर्निंग है वो चाहे साइंस है, चाहे मैथ्स है, चाहे हिस्ट्री है, वो हर सब्जेक्ट में होनी चाहिए। फिर आप कहेंगे कि साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री में लैंग्वेज लर्निंग कैसे पॉसिबल है? ठीक है, ये आपका एलएसी है। ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस का करिकुलम, जिसमें वो यही कहता है कि लैंग्वेज लर्निंग हर सब्जेक्ट में हमने करानी है। तो वो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं एज अ टीचर? फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स के अंदर जो है अब एक बार ही जो है हमारे स्कूल में क्या हुआ था, मैथ्स में जो है अगर हम प्लस करा रहे हैं बच्चे को माइनस करा रहे हैं, तो एक स्टोरी के थ्रू जो है टीचर ने बताया था जंगल में इतने जानवर रहते थे, उसमें से इतने जो है खरगोश थे, इतने जो है हिरन थे। फिर उसमें उसके वहां उसके ऊपर उसने एक कहानी बनाई। तो बच्चों को जो है उस कहानी के अंदर से कुछ कुछ क्वेश्चंस उसने पूछे। तो ये जो डिपेंड करता है कि एक लैंग्वेज टीचर की ही ये जिम्मेदारी नहीं है कि अपने, क्योंकि देखो हर एक पीरियड अगर आपका हिंदी का है, एक पीरियड अगर आपका इंग्लिश का है, तो उसको आप उस पीरियड को आप पूरे सारे सब्जेक्ट्स के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने लैंग्वेज बच्चे की डालनी है तो आपको हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा कराना होगा जिससे कि बच्चे की लैंग्वेज अच्छी हो और बच्चा जो है उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पर पहले जो लैंग्वेज मीनिंग ऑफ एलएसी क्या है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम क्या है, कि एलएसी एक आधुनिक शिक्षण दृष्टिकोण है जो सभी विषयों में भाषा की भूमिका पर जोर देता है। कि भाषा का विकास और विषय का ज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि कोई छात्र विज्ञान की पाठ्यपुस्तक की शब्दावली या संरचना को नहीं समझ सकता तो विज्ञान को भी प्रभावशाली ढंग से वो नहीं सीख सकता। सीधी सी बात है कि अगर उसकी लैंग्वेज ही नहीं है, उसको इंग्लिश समझ ही नहीं आ रही है, या उसे हिंदी पढ़ना, अगर हिंदी में भी अगर हम उसे देते हैं, अगर उसे हिंदी पढ़ना ही नहीं आ रहा है,
तो वो जो उसकी वोकैबुलरी है जो उस बुक में दिया गया है वो नहीं समझ पाता। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस होना चाहिए कि देखिए, जब भी बच्चा स्कूल में एंटर करता है तो हम सबसे पहले उसको बुक देते हैं जिसके अंदर एक हिंदी की होगी, उसके पास एक इंग्लिश की बुक होगी, जिसके अंदर उसको ABCD उधर पढ़ रहा होगा, उधर जो है आ ई ई पढ़ रहा होगा। तो पहला फोकस ये होता है कि बच्चे को कोई भी भाषा जो है वो अच्छे से समझ आ जाए, ताकि फिर उसके बाद जो आगे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, चाहे वो EVS है, चाहे वो सोशल साइंस है, चाहे वो साइंस है, वो सब बच्चे को करने में आसानी हो। अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो आगे के सब्जेक्ट को समझना या पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो if a student cannot understand the vocabulary or structure of the science textbook, they cannot learn science effectively. उसको साइंस समझ ही नहीं आएगी अगर उसके पास उसकी लैंग्वेज नहीं है। तो ये एम्फसाइज करता है, ये अप्रोच जो है, LAC अप्रोच जो है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, इस बात पर जोर देता है कि हमें जो है सारे सब्जेक्ट्स में, सारे विषयों में भाषा की भूमिका जरूर होनी चाहिए। ठीक है। फिर नीड ऑफ LAC क्या है, कि LAC की आवश्यकता क्या है, ठीक है, जरूरत क्या है LAC। ठीक। अब इसके अंदर क्या है कि अगर LAC होगी, LAC यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, अगर हम इसको इनकलकेट करेंगे अपने करिकुलम में, तो इसके इसके फायदे क्या होंगे? ब्रेकिंग बैरियर्स, कि जो बैरियर्स हैं, जो रुकावटें हैं आपकी, जो सब्जेक्ट सीखने में आ रही है बच्चे को, पहली रुकावट, जो पहला बैरियर ही यही रहता है, इंग्लिश लैंग्वेज। अगर बच्चे की इंग्लिश अच्छी नहीं है, चाहे वो कितना इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, तो इंग्लिश लैंग्वेज पहला बैरियर होगी उसकी साइंस समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी अगर B.Ed की, अगर अभी देखो, ये दोनों मैंने आपको हिंदी में भी दिया हुआ है, ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है। कारण क्या है? ताकि जो अब हम पढ़ रहे हैं B.Ed, हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन, ठीक है, लेकिन अगर मैं खाली इंग्लिश में दूंगी इसको, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए बैरियर हो गया ना। और अगर मैं इसको हिंदी में दे रही हूँ तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बैरियर है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि शब्दावली का मतलब क्या होता है, व्यक्त का मतलब क्या होता है, वैचारिक स्पष्टता क्या होती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो ये बैरियर जो है वो खत्म हो जाते हैं अगर हमारे पास लैंग्वेज दोनों है, कि इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, दोनों लैंग्वेज हमारे पास है। तो ये बैरियर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। एक्टिव लर्निंग, बच्चा जो है सक्रिय शिक्षण होगा बच्चे का, कि बच्चा जब लैंग्वेज बच्चे को आती होगी तो क्या होगा, जब लैंग्वेज में बच्चा फ्री है तो बुक में जो भी लिखा होगा, टीचर जो बोल रहा है, वो सब चीजें उसको समझ आने लगेगी और बच्चे में हेजिटेशन भी खत्म हो जाती है। आप ये सोचो कि आप एक क्लास में बैठे हो और आपकी लैंग्वेज पर पकड़ नहीं है, आपकी भाषा पर, आपकी भाषा के ऊपर पकड़ नहीं है और आप क्लास में बैठे हो, तो क्या होगा कि आप जो है, बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन करते हुए हेजिटेट फील करेगा बच्चा, कि मैं बोलूं तो कैसे बोलूं, कि मैम तो इंग्लिश में, टोटली इंग्लिश में बात कर रही है मैम। और फिर उसके बाद अगर उसको इंग्लिश नहीं आती तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? हिंदी में पूछेगा तो उसे लगेगा कि जी क्लास के अंदर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो क्लास क्या सोचेगी। तो वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं और बच्चा, कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर डेवलप होता है, जिससे कि एक्टिव लर्निंग होती है। ठीक है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो हो ही जाती है, जितने भी कंसेप्ट होंगे उसके अंदर, वो सारे के सारे कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे, कि उसे जो है अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी अगर बच्चा जो है किसी भी तरह से किसी भी विचार को अभिव्यक्त करना चाह रहा है, तो वैचारिक स्पष्टता उसके पास होगी, सारे कंसेप्ट उसके क्लियर हो जाएंगे अगर लैंग्वेज आपकी, आप LAC अप्रोच को फॉलो करते हो तो। ठीक है। तो ये तो इसकी नीड है, नीड ऑफ LAC क्या है। देखो, ये जो पॉइंटर्स हैं, ये जो हम लोगों के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने निकाले हैं, जो कि आपकी बुक में ये हर बार पूछते ही पूछते कि LAC क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों होती, क्यों हम LAC को फॉलो करते हैं, आपकी बुक की पूरी LAC के ऊपर है। फिर उसके बाद आता है बेनिफिट ऑफ LAC, कि LAC के लाभ क्या क्या है। जैसे पूरी टेबल के माध्यम से बताया हुआ है, मैंने दोनों लैंग्वेजेस लिए हैं ताकि यहाँ पर इस क्लास में LAC की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, कि भाई जो हम लोग इंग्लिश वाले हैं, मतलब बैरियर ना हो जाए कोई लैंग्वेज। तो इसी वजह से दोनों लैंग्वेज, यहीं से आप समझ सकते हो कि LAC के लाभ, अगर आप फॉलो करते हो, अगर लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम आपने फॉलो किया है,
कि आप हर सब्जेक्ट में आप लैंग्वेज को इम्प्रूव कर रहे हो। हर सब्जेक्ट के अंदर आप ये चाहते हो कि किसी भी तरह से जो लैंग्वेज इम्प्रूव हो जाए। तो अब उसके फायदे क्या होंगे? उसके फायदे क्या होंगे? कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी बच्चे की, ठीक है। कि यानी कि जो है अब उसकी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी हो गई है कि वो सबसे इंग्लिश में बात कर रहा है। देखो एक एग्जाम्पल के लिए मैं दे सकती हूँ कि अगर बच्चा हिंदी में बात कर रहा है, ठीक है, बच्चा हिंदी में बोल रहा है, उसके घर के अंदर हिंदी का माहौल है, तो हिंदी में वो बहुत ज्यादा मतलब बोलने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसे हिंदी लिखना नहीं आता। उसको बाहर तो मिल रहा है सब चीजें, उसको बोलना भी आता, उसे सुनना भी आता, समझ भी आ रहा है बाहर वाला क्या बोल रहा है, लेकिन उसे लिखना नहीं आता। कारण क्या है? वो इंग्लिश मीडियम, जहाँ से लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, वहां वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर हम 2 बजे तक बैठते हैं, सिर्फ एक मुश्किल से 30 से 35 मिनट हिंदी का पीरियड होता है। एक पीरियड ही तो पूरे दिन में हिंदी का होगा, वो 30 से 35 मिनट हिंदी का पीरियड होगा, तो वो कितना लिखेगा? वहां तो उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई ना हिंदी लिखने की। तो यहाँ पर उसने हिंदी भाषा नहीं सीखी, मतलब वो चीज नहीं है जो कि वो सीखना सीखना उसे चाहिए। तो यहाँ पर एक बैरियर हो गया कि उसके पास उतना लिखना और पढ़ना समझना नहीं आया, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि इंग्लिश उसकी लिखने में, पढ़ने में, बच्चे इंग्लिश में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। क्यों? बच्चे इंग्लिश में इसलिए कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि उसके उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए ज्यादा होती है कि क्लास में वो एनवायरनमेंट उन्हें दिया जाता है। कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, चाहे सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं, चाहे ईवीएस पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, सब चीजें इंग्लिश में है। तो यहाँ पर बच्चे को बोलना भी आ रहा है, बच्चे को पढ़ना भी आ रहा है, बच्चे को लिखना भी आ रहा है, ये सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में है। तो यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स भी बच्चे की बढ़ रही है, लेकिन हिंदी में जो है वो उतना अच्छा लिखना पढ़ना नहीं सीख पा रहे, ठीक। तो उससे जो है कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़ती है, आप क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो किसी भी चीज को। कोई भी टॉपिक अगर आप चल रहा है और आपकी उस लैंग्वेज में जिस टॉपिक जो वो लिखा हुआ है, वो साइंस में अगर आपकी मतलब साइंस आप पढ़ रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हो उस साइंस को, तो आपकी सोचने समझने की क्षमता तो उस लैंग्वेज में विकसित होती है। आप आर्ग्यू कर सकते हो, आप कम्युनिकेट करते हो टीचर्स के साथ, आप बहुत अच्छी तरह से जो अपनी बात को वहां पर रख पाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। एक क्वेश्चन हम्म। कि जैसे कि जो लैंग्वेज लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है, ये एक मदर टंग चल रही है और एक स्कूल के अंदर हम सेकंड लैंग्वेज भी सीख रहे हैं। लेकिन हमारी मदर टंग जैसे कुछ बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम में ही अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर देते हैं, अपनी हायर एजुकेशन तक हिंदी मीडियम से ही कर देते हैं, लेकिन वो उसके बाद जब इंग्लिश मीडियम सीखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, तो वो जैसे आपने बोला क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, ये सारा क्या उसके बाद डेवलप हो सकता है? बिल्कुल होगा। अब आप एग्जाम्पल लो कि जैसे सपोज आप हिंदी मीडियम के अंदर उसका वो सब चीजें वो सीख गए, उसको साइंस भी हिंदी में, उसको हिंदी में पढ़ाई गई है, उसे सोशल साइंस हिंदी में पढ़ाई गई है, उसे ईवीएस इंग्लिश हिंदी में पढ़ाई गई है। सीधी सी बात है कि हिंदी लैंग्वेज उसकी स्ट्रांग है और उसके ऊपर इंग्लिश में काम नहीं किया गया। अब जब इंग्लिश में उसके ऊपर काम नहीं किया, उसके बाद बच्चा अगर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, भाई इंग्लिश तो उसे चाहिए चाहिए ना। आगे अगर उसने कोई पेपर क्रैक करना है, कुछ भी करना, उसने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, कोई इंग्लिश की क्लास में वो बैठा है जहाँ इंग्लिश सिखाई जा रही है, तो उसका कॉन्फिडेंस वहां पर लो होगा कि उसे लगेगा कि जी ये लैंग्वेज अभी वो सीखना उसने वहां पर शुरू किया है। अगर चाहे बाकी बच्चे जो आसपास बैठे वो इंग्लिश मीडियम के हों, ठीक है, लेकिन वहां पर उसका कॉन्फिडेंस उसका लो होगा क्योंकि अभी उसका बैकग्राउंड वो नहीं है। यहाँ पर वो लैंग्वेज, अगर साइंस की क्लास में बैठा है, अगर वो इंग्लिश मीडियम की क्लास चल रही है, तो वहां पर उसका कॉन्फिडेंस उतना नहीं होगा। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ पर जो है, अगर सारे ही हिंदी मीडियम के बच्चे और मैं इंग्लिश में बोलना शुरू कर दूं या इंग्लिश की वो टेबल दिखाना शुरू कर दूं, तो हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। अगर इंग्लिश हिंदी की दिखाऊं तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो बैरियर्स हैं ये आते हैं बच्चों के लिए कि जब हम लैंग्वेज के ऊपर, दोनों लैंग्वेज के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, कि हमारा जो उद्देश्य होगा कि बच्चे की इंग्लिश लैंग्वेज भी स्ट्रांग होनी चाहिए, बच्चे की हिंदी लैंग्वेज भी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए हम ये करते हैं कि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं
बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं हम उसके अंदर इस तरह की एक्टिविटीज डाल देते हैं जिससे कि बच्चे की बाकी उन एक्टिविटीज के थ्रू लैंग्वेज पर फोकस किया जा सके। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे हम कैसे कैसे हम वो एक्टिविटीज को हम डाल सकते हैं। ठीक, अब देखो अब हमने लैंग्वेज एलएसी फॉलो किया, तो फॉलो करने के बाद हमने ये देखा कि जी उसका कॉन्फिडेंस यहाँ पे डेवलप हो गया। अब फिर देखो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि बच्चा अच्छे से कम्युनिकेट करे। अच्छी क्लास में क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, लैंग्वेज के थ्रू होता है, भाषा के माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं। अगर बच्चे को समझ आ रहा है, बच्चे को क्वेश्चन पूछना है, उसकी वो उसको वो लैंग्वेज आती है, उसे इंग्लिश लैंग्वेज में मुझे कुछ पूछना है, तो वो लैंग्वेज वो बड़ी कॉन्फिडेंटली बात करता है मुझसे, और एक इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, वो बोल रहा है, वो सुन रहा है, वो सब चीजें कर रहा है। जो हमारी सारी स्किल्स थी ना, जो भाषा की स्किल्स मैंने बताई थी, चारों स्किल्स हैं, वो स्पीकिंग स्किल्स भी उसकी इम्प्रूव हो रही है, उसकी लिसनिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो रही है, सुन भी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों स्किल्स इम्प्रूव हो गई ना उसकी। तो सीधी सी बात है, एकेडमिक सक्सेस तो मिलेगी मिलेगी। जब सब सारी स्किल्स उसकी इंप्रूव हो रही है तो एकेडमिक सक्सेस मिलेगी, वो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म करेगा। लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है, वोकैबुलरी उसकी बहुत अच्छी होगी, शब्द भंडार उसका बढ़ेगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस को हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब अचानक से इंग्लिश वाले बच्चे तो बड़े फैमिलियर है फोटोसिंथेसिस के साथ, और मैं बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चल रही है। तो प्रकाश संश्लेषण को तो वो नहीं समझ में आया कि मैडम ने पता नहीं कौन सा भारी भरकम वर्ड बोल दिया जिसे तो समझ ही नहीं आ रहा। और फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण जो हिंदी वालों को पता है, उन्हें ये नहीं पता फोटोसिंथेसिस बोलते हैं उसे। तो ये टर्मिनोलॉजीज जो है वो अलग अलग है, हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है। तो ये सब चीजें तो हमें बतानी चाहिए ना बच्चे को, ये हिंदी छोटी छोटी चीजें हम लोगों को दोनों लैंग्वेजेस को लेके चलना पड़ता है। क्योंकि हमारी जो करिकुलम है, जो इंडिया के करिकुलम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, बच्चे का बैकग्राउंड कोई और है, बच्चा जा कहीं और रहा है। पेरेंट्स के पास बहुत पैसा नहीं, घर के अंदर हिंदी बोली जाती है, बच्चा इंग्लिश बैकग्राउंड में पढ़ रहा है। लेकिन क्लास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, बच्चे कॉन्फिडेंटली वही बोल पाते हैं जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है, पूरी तुरंत फटफट फटफट क्वेश्चंस पूछना शुरू हो जाते हैं। फिर आंसर्स भी अगर बना रहे हैं तो बहुत अच्छे से बनाते हैं, कि बेचारे जिनकी दिमाग तो चल रहा है, उसको आता भी है, समझ कंसेप्ट भी समझ आ गया, लेकिन अब बोले कैसे, बोलेगा तो तभी जब वर्ड्स होंगे उसके पास, इंग्लिश के वर्ड्स होंगे उसको लेके। तो वही वो क्या, अगर हम एलएसी फॉलो करते हैं, बच्चा जो है एकदम पॉलिश हो जाता है, तो हमारी उसकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाती है। तो ये सब चीजें, ये बेनिफिट्स हैं आपके किसके, एलएसी के। ठीक, फिर उसके बाद आता है आपका स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या फायदे होंगे। ठीक है, वही चीजें Ma'am, sorry, just one thing. What is the full form of LAC? मैम, मैंने बाद में ज्वाइन की। अभी ज्वाइन किया आपने? हाँ जी, हाँ जी। एलएसी लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। ऑल राइट, थैंक यू। करिकुलम में हम दोनों लैंग्वेजेस को कैसे लेकर चले, ताकि ठीक लैंग्वेज है। बैरियर ना बन जाए समझने के लिए, साइंस ऑल समझाना को। तो हमने इंग्लिश को पहले, हम पहला हमारा ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बच्चों को इंग्लिश मीडियम अगर हमारी क्लास है, क्या सब बच्चों को इंग्लिश बोलनी लिखनी पढ़नी तो आती है ना? अगर हम्म नहीं आएगी तो बच्चा साइंस कहाँ से समझेगा? हम्म तो ये हमारी जो है ये हमारी जो शिक्षा नीति ये कहती है कि हमें जो है एलएसी को पहले फॉलो करो अपने करिकुलम में। हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाषा पर फोकस कर हम करें, हर बच्चे की भाषा पहले इंप्रूव हो जाए, लैंग्वेज इंप्रूव हो जाए। तो उसके ये बच्चे के, अगर हम एलएसी को लेके चलेंगे तो बच्चे की क्या बेनिफिट्स होंगे, इम्प्रूव लिटरेसी, शिक्षा की जो प्रक्रिया होगी, ठीक है, शिक्षण की जो प्रक्रिया होगी उसमें हमारा फायदा होगा। बच्चा जो है रीडिंग राइटिंग डिफरेंट कंटेक्स्ट में अच्छे से कर पाएगा, चाहे उसे कोई ऐसे लिखना है, कुछ भी लिखना है वो अच्छे से लिख सकता है। ठीक है, उसकी होलिस्टिक ग्रोथ भी होगी। ठीक है, लैंग्वेज वो अपनी डे टू डे लाइफ में भी लैंग्वेज को यूज करता है। इंग्लिश पर हम फोकस कर रहे हैं, बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ आपस में बात करेगा, वो इंग्लिश में बात करेगा, फ्रेंड से बोल रहा है, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल तो बिल्डअप होता है, ये साथ में उसकी होलिस्टिक ग्रोथ भी होती है। फिर हिंदी में यही है कि उसके जो है अलग अलग, वही है कि सारे कौशलों पर उसको, और सारे कौशलों को में उसको मदद में, सारे कौशल उसके, सारी स्किल्स उसकी इंप्रूव होती है, उसका सर्वांगीण विकास होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट उसका होता है। ठीक है, और टीचर्स के लिए क्या है,
कोलैबोरेटिव टीचिंग में क्या होगा, ठीक है, कोलैबोरेटिव टीचिंग यानी कि सहयोगात्मक शिक्षण। जब आप एलएसी को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो तब जो है आपको क्या करना है कि तब आप लोग एक, मतलब आप हिंदी के शिक्षक हो और आप साइंस के शिक्षक हो, तो आप लोगों को बच्चों के साथ मिलकर काम करना होता है। इसके अंदर एक सहयोगात्मक कोलैबोरेटिव टीचिंग की भावना जरूर होनी चाहिए इसके अंदर, कि अगर आप कोलैबोरेटिव या सहयोगात्मक शिक्षण नहीं करोगे तो आप एलएसी को फॉलो नहीं कर सकते। क्योंकि कई बार क्या होता है स्कूल्स के अंदर कि साइंस के टीचर्स कहते हैं मैं तो अपना सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, भाई वो उसकी तो इंग्लिश में महारत है, साइंस की टीचर की, सोशल साइंस की टीचर की अपने सब्जेक्ट में महारत है, लेकिन वो कहता है मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, मैं इंग्लिश पर फोकस क्यों करूं। उसको ये नहीं, लेकिन कभी भी देखना कोई भी कितना जो जितना अच्छा टीचर होगा वो दोनों लैंग्वेजेस में बात करेगा, वो हिंदी में भी बात करेगा, वो इंग्लिश में भी बात करेगा। क्यों बात करेगा? क्योंकि उसे पता है कि बच्चों की नीड क्या है। अगर वो डायरेक्ट, चाहे वो कितना ही अच्छा पढ़ा ले, इवन आपने देखा इंग्लिश का भी जब पीरियड चलता है ना स्कूल में, तो टीचर जो जो चैप्टर लिखा है ना उसको भी हिंदी में समझाती है, उसको वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं करेगी जब तक उसे हिंदी में नहीं समझा लेगी, उससे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं होती होगी कि क्या वो ट्रांसलेशन हर बच्चे को समझ आई है कि नहीं आई है। और कभी आपने भी अगर इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ा होगा, आपको लगता है बच्चे सबसे पहले ना उसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। यूट्यूब पर भी जो स्टोरीज आती हैं चैनल उसकी चैप्टर्स की, वो हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके देता है, ताकि बच्चों के दिमाग में ये नहीं रहता कि मुझे इस वर्ड का मतलब समझने, मतलब वो सभी वही समझ आएगा कि उसकी मातृभाषा में समझेगा उसका मतलब हो। तो एक सहयोगात्मक शिक्षण बहुत जरूरी है, जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट टीचर, आपका जो है जो लैंग्वेज टीचर है, वो और वो छात्र की मदद से एक साथ काम करते हैं। आपको सब्जेक्ट टीचर और लैंग्वेज दोनों को मिलकर साथ में काम करना होता है, ठीक है, छात्र की नीड को लेके। ठीक, फिर जो है फिर इफेक्टिव डिलीवरी होगी। अगर कि आप इफेक्टिव डिलीवरी मतलब कि आपको जो है जो आप पढ़ा रहे हो वो पढ़ा रहे हो प्रभावशाली ढंग से आप पढ़ा पाओगे। अगर आप लैंग्वेज अप्रोच वो आप सॉरी एलएससी को फॉलो कर रहे हो, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम को फॉलो कर रहे हो, तो जो है वो आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ा पाओगे। आपको ये पता होगा कि आपने क्या पढ़ाना है और क्या आपको नहीं पढ़ाना है, और आपको ये भी पता होगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर अगर मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ क्या उस बच्चे को वो वर्ड समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे फोटोसिंथेसिस की बात हुई थी, तो आपने इंग्लिश में तो उसे समझा दें, लेकिन आप उसे हिंदी में भी एक्सप्लेन करोगे, आप उन टर्म्स को हिंदी में भी एक्सप्लेन करोगे। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, सिर्फ साइंस का है, आप इंग्लिश मीडियम के हो तो जरूरी नहीं है कि आप हिंदी में इंग्लिश में समझा के आप चले गए, हर बच्चे को समझ आ गया। उसको आपको डे टू डे लाइफ से जोड़ना ही पड़ेगा, उसकी खुद की मातृभाषा से उसको आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रभावी शिक्षण होता है। फिर है आपका अप्लाइंग द लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम गोज टू द हिंदी सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब आप ये देखो कि हिंदी सब्जेक्ट में किस तरह से जो है लैंग्वेज को आप इंटरकेट कर सकते हैं, उसको आप डाल सकते हैं। ठीक, अब वो कह रहा है कि चाहे आप साइंस पढ़ा रहे हो चाहे मैथ्स पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आप जो है साइंस को और मैथ्स को आप इस तरह से बढ़ाओगे कि आपकी जो है वो बैरियर ना बन जाए आपकी लैंग्वेज बच्चों, आप हिंदी भी आप फॉलो करोगे और आप इंग्लिश भी उसके साथ फॉलो करोगे। मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग होगी अगर इस तरह से आप फॉलो करते हो तो। फिर वही है कि एलएसी अप्रोच हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी विषय में एलएसी का दृष्टिकोण क्या है ये मैं आपको बता ही चुकी। भाषा को जो है व्याकरण कहानी तक सीमित न रख के उसे ज्ञान की प्राप्ति का साधन बनाया जाए, और विज्ञान इतिहास समाज के विषयों पर हम चर्चा भी करते हैं। फिर क्या क्या रणनीतियां अपनानी चाहिए, मतलब हम क्या क्या चीजें क्या क्या एक्टिविटीज जो है हिंदी में भी करा सकते हैं या दूसरे सब्जेक्ट्स में हम लोग करा सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज जिससे कि बच्चे की लैंग्वेज और स्ट्रांग हो। कुछ उसको जो है सूचनात्मक निबंध यानी इंफॉर्मेटिव ऐसे दे सकते हैं
अब देखो, जो अगर हम हिंदी लैंग्वेज भी पढ़ा रहे हैं, अगर हम हिंदी भाषा भी पढ़ा रहे हैं, तो आप देखना जब भी हम अनुच्छेद देते हैं या ऐसे हम देते हैं, तो हम सोशल टॉपिक्स पर भी देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, चाहे वो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन हम ग्लोबल वार्मिंग का ऐसे हम हिंदी में लिखने को देते हैं कि बच्चा जो एसएसटी से भी कहीं ना कहीं से जुड़ जाए। हम जो है, जरूरी नहीं है, हम साइंस को भी बीच में जोड़ लेते हैं, ठीक है, वहां से भी हम लोग टॉपिक्स निकाल लेते हैं। तो ये जो है हम सूचनात्मक, हम ये हिंदी में फॉलो कर सकते हैं, हिंदी भाषा का लिया हुआ है। आपकी शब्दावली का निर्माण होता है, अगर आप जो है हिंदी साथ साथ लेके चलेंगे तो उसकी हिंदी और इफेक्टिव हो जाएगी। आप और क्या क्या चीजें इसमें डाल सकते हैं, आप जो है डिबेट डाल सकते हैं, आप उसकी उसको जो है वो बात विवाद कर सकता है, आपस में जो है कम्युनिकेशन कर सकता है। ये पता नहीं क्यों इस तरह से इतना सेलेक्ट हो रहा है, ये फाइल वाली है, दूसरी बोर्ड नहीं है ना। फाइल पेन को मिला। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया कि बच्चा जो है, अगर कोई ग्राफ